हम सब पैसा कमाना जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे सेफ रखा जाता है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसे सही हाथों में कैसे सौंपा जाए? हम इस दुनिया में आते हैं, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं, पर एक सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता, वो है मृत्यु यानी डेथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपकी मेहनत से बनाई संपत्ति का क्या होगा? क्या ये उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें आप चाहते हैं, या फिर अनचाही उलझनों में फंस जाएगी? इसीलिए जरूरी है एक वसीयत यानी विल। आपकी विल, या जिसे हम वसीयत भी कहते हैं, जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति किसे मिलेगी, कैसे बटेगी और अपनों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वसीयत जो है वो सिर्फ एक कागज नहीं है, यह आपके प्यार, आपकी सोच और आपकी इच्छाओं का दस्तावेज है, ताकि आपके बाद भी आपके अपनों की जिंदगी सुकून भरी रहे। इससे पहले कि देर हो जाए और आप भी सोचिए कि वसीयत की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के टैक्स मंत्रा शो में हम सिर्फ जो बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वसीयत कैसे बनाई जाती है, इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या ज़रूरत है, इससे फ़ायदे क्या है और इससे जुड़ी हुई जो अहम कानूनी बातें क्या है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस शो के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है मशहूर टैक्स एक्सपर्ट विमल पुनमिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। विमल जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वसीयत से जुड़ा हुआ है, तो आज के दौर में वसीयत कितना इंपॉर्टेंट है और क्या वसीयत बनाना बहुत टफ काम है? क्योंकि लोग, अभी मैं किसी एक बड़े व्यापारी की पत्नी से मिल रहा था, तो शी वॉज नॉट अवेयर क्या वसीयत क्या होता है। उनके मन में कई सारे सवाल थे। तो आप बताइए, हमारे जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको, कि वसीयत क्यों जरूरी है और इसे बनाना कितना आसान है? वसीयत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है। इसका होल मीनिंग है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है, चाहे मेरे खुद कमाई हो, चाहे मेरे फादर से मेरे को मिली हो, दादा परदादा से मिली हो, नाना नानी से मिली हो, तो वॉटेवर मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको मेरे मरने के बाद मैं कैसे बांटना चाहता हूँ, वो डॉक्यूमेंट जो बनाता हूँ उसको विल कहते हैं, वसीयत कहते हैं। कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, ये ऐसे ऐसे बांटी जानी चाहिए, उसको वसीयत कहते हैं। एक सेकंड के लिए अपन अज्यूम करो, अगर मैंने विल नहीं बनाया तो मेरी प्रॉपर्टी को जाएगी किधर भी नहीं। हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो एक्ट है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और उसके डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? समझो मेरी डेथ हो गई, अब मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, तो मेरे वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे माँ, इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसमें से कोई अगर पर्सन नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। अब इसमें पॉइंट एक आएगा कि अगर मेरे लाइफ में कोई लड़की है रिलेशनशिप के अंदर और उससे मैंने शादी नहीं की है तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन उस रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा हो गया है, उस बच्चे का उतना ही हक रहेगा जितने मेरे खुद के बच्चों का रहेगा। तो विल एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टू डिस्ट्रीब्यूट द एसेट आफ्टर माई डेथ। लेकिन इन दिनों हमने देखा है कई सारे बड़े घरानों के अंदर भी झगड़े देखने को मिले हैं, मामला कोर्ट तक जाता है। कई मामलों में ये भी होता है कि जो पेरेंट्स हैं या जो मालिक है, उसका एक बच्चे से ज़्यादा लगाव होता है, या फिर कुछ जिनकी आखिर में जिन बच्चों ने या जिन दूसरे लोगों ने उनकी सेवा की होती है, तो वसीयत के जरिए सबको बराबर पैसा दिया जा सकता है, प्रॉपर्टी दी जा सकती है विल के जरिए। वरना जो कानून ये कहता है कि सब जो भी आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं उनमें बराबर जाएगा, बटेगा पैसा। अगर मैं विल नहीं बनाता हूं तो हिंदू लॉ के हिसाब से मेरे समझो 4 बच्चे हैं, चारों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरी वाइफ समझो डेथ हो चुकी है, मदर नहीं है, तो चारों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई बच्चे को ज़्यादा देना है, एक मेरा बच्चा यूएसए में पढ़ता है, उसमें मैंने बहुत खर्चा कर लिया है, ही इज डूइंग वेरी वेल। दूसरा बच्चा छोटा मोटा नौकरी करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ, मेरा केयर वही कर रहा है और मुझे उसको ज़्यादा देना है। या मेरी एक डॉक्टर है जो विडो है, उसको मुझे ज़्यादा देना है। या मेरा एक बच्चा हैंडीकैप है, मुझे उसको ज़्यादा देना है, तो मेरे को विल बना के ही करना पड़ेगा। अदरवाइज हिंदू लॉ के हिसाब से मेरा क्रिमिनल बेटा या सादा बेटा
फॉरेन में रहने वाला सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे मेरी इच्छा है कि नहीं है। लेकिन विल बना के मैं मेरे इच्छा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मुझे किसको कम देना है तो मैं दे सकता हूँ, ज़्यादा देना है तो दे सकता हूँ, चैरिटी करना है तो कर सकता हूँ, मेरे भाई या दोस्तों को हेल्प करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए विल बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। विल के जरिए जो आपकी इच्छा है वो कर सकते कर हैं। सकता हूँ। लेकिन ये विल बनाना कितना आसान है या मुश्किल है? सर और ये बिल्कुल सिंपल पेपर है। आज एक सिंपल, आपको किसी को वकील के पास जाना नहीं, कि एडवोकेट के पास, सीए के पास जाना नहीं है। एक रफ कागज आप लो, छोटा पेपर, उस पर पॉइंट लिख दो। मेरा समझ, मुझे विल बनाना है तो मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरी उम्र क्या है, और मेरा आधार या पैन नंबर कोई आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा मेरे रिलेटिव कौन है, मेरी वाइफ, इसका ये नाम है, इतनी एज है, और रिलेशनशिप मेरी वाइफ है। बेटा, 2 बेटे हैं समझो तो दोनों के नाम आ जाएंगे। बेटी है तो उसका नाम आ जाएगा। अगर बेटा या बेटी है, जिंदा है, तो उनके नाम आएंगे। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और उनकी वाइफ का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझो मेरा बेटे की डेथ हो चुकी है, तो फिर उसकी वाइफ और उसके बच्चों का नाम भी मुझे लिखना पड़ेगा। सब मेरे रिलेटिव आ गए। उसके बाद में मैं तो मर जाऊंगा, उसके बाद विल काम आएगी। विल मैं बनाऊंगा आज, लेकिन मैं रोज चेंज कर सकता हूं। तो मेरे बनने के बाद ये करेगा कौन? रीति रिवाज, मैंने तो बोल दिया, ये इसको देने का, इतना चैरिटी करने का, इतना ये करने का, करेगा कौन? तो मुझे एक एग्जीक्यूटर बनाना पड़ेगा, और एग्जीक्यूटर का मेरे नाम लिखना पड़ेगा। ही विल बी एग्जीक्यूटर। अब समझो मैंने सब कुछ मेरे वाइफ को दिया है, तो मेरे वाइफ कैन बी एग्जीक्यूटर। मेरे बेटे को एग्जीक्यूटर बना सकता हूँ, बेटी को भी बना सकता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है आपस में झगड़ा करेंगे, तो मैं मेरे फ्रेंड को बना सकता हूँ, मेरे सीए को बना सकता हूँ, मेरे एडवोकेट को बना सकता हूँ, मेरे सोसाइटी के सेक्रेटरी को बना सकता हूँ, जिसमें मुझे विश्वास हो। बहुत बार आजकल लोग ये भी करते हैं कि एग्जीक्यूटर का मेरे पहले ही डेथ हो गया, तो मुझे या तो बाद में नया विल बनाऊंगा, या उसमें मैं लिख देता हूँ कि पहले फर्स्ट एग्जीक्यूटर का डेथ हो गया तो ये एग्जीक्यूटर रहेगा। उसके बाद में मैं कागज पे लिखूंगा मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे मकान, ऑफिस, शॉप, इंडस्ट्रियल गाला, एग्रीकल्चर लैंड, ओपन लैंड, वो सब आ जाएगी, जो एक जगह से दूसरी को मूव नहीं कर सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी आएगी मूवेबल प्रॉपर्टी, एफडीआर विद बैंक, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, कैश इन हैंड, शेयर्स, किसको लोन दिया है तो वो आइटम आ जाएगी। और लास्ट में मैं लिखूंगा किसको मुझे क्या देना है, इक्वल देना तो इक्वल लिखूंगा, अनइक्वल देना वो लिखूंगा, और लास्ट में मेरा साइन करूंगा। साइन के बाद 2 विटनेस का साइन लेना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने साइन कर दिया और विटनेस का साइन नहीं लिया तो विल की कोई वैल्यू नहीं है। विल की कोई वैल्यू नहीं। और ये तो आपने जो प्रक्रिया बताई है काफी आसान प्रक्रिया। एक नॉर्मल पेपर पे आपको चीजें लिखनी है, एग्जीक्यूटर का नाम, आपके साइन, और विटनेस होना बहुत जरूरी है। फिर और इसको अच्छी हैंडराइटिंग में अपन कॉपी कर ले, एक बार पॉइंट लिख के अच्छी हैंडराइटिंग और में क्या लिख इसको इसकी रजिस्ट्री भी कराई जा सकती है सेफर साइड के लिए? एक्चुअली लीगली रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, स्टाम्प पेपर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सिंपल नाम बना के 2 विटनेस का साइन लेके अपने घर में रख लो, किधर भी परफेक्ट है। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों में झगड़ा होने वाला है, कोई बोलेगा विल जेन्युइन नहीं है, ये साइन बराबर नहीं है, मैं प्रॉपर शेप में नहीं था, मैं वो टाइम हैवी डोज के ऊपर था, मैं ड्रिंक करके बैठा हुआ था, कोई चैलेंज करे, तो बेटर है कि विल को आप रजिस्टर भी कर लो, 2 विटनेस लेके जाओ। अभी विल को जो रजिस्टर करता है घर पे, उसमें बहुत बार डॉक्टर का मतलब साइन ले लेते हैं और एक रिलेटिव का साइन लेते हैं, पर दोनों बहुत बिजी है, रजिस्ट्रेशन में आने के लिए रेडी नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन में दूसरे 2 विटनेस लेके जा सकते हैं। आपका ड्राइवर सर्वेंट भी आ सकता है, और वहाँ पे उसको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। और मेरा रजिस्ट्रार मेरे को पूछा, अगर मेरी एज ज़्यादा है, 80 ईयर है, मैं ओल्ड हूँ, तो रजिस्ट्रार मेरे को पूछेगा अंकल आप वॉलंटरीली कर रहे हैं, कोई आप पे प्रेशर तो नहीं है, और मेरा रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड होने से फायदा क्या होगा, जैसे बॉम्बे में है तो आपका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपकी विटनेस हो गई। रजिस्ट्रेशन उसी जगह पे होगा जहाँ पे मेरा राशन कार्ड या आधार कार्ड है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा बॉम्बे में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन मेरा समझो मेरी मदर राजस्थान में रहती है और वो बॉम्बे में आएगी, मैं उसकी विल बना के रजिस्टर करूँ बॉम्बे में, वो नहीं हो सकता। वो जहाँ पे रहती है वहीं रजिस्टर होगा। बिल्कुल, तो सेफर साइड करा देना। और क्या इस रजिस्ट्रेशन का ज्यादा खर्चा आता है, और ये उसी तर्ज पे रजिस्ट्रेशन है जिस तरह से हम हमारी प्रॉपर्टी, घर, दुकान का रजिस्ट्रेशन कराते हैं? एक्चुअली डिपार्टमेंट वही है जहाँ पे अपन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का रजिस्टर करते हैं, टेनेंसी का एग्रीमेंट रजिस्टर करते हैं, लेकिन इसमें खर्चा नॉमिनल है। 200 रुपया लगता है रजिस्ट्रेशन फीस, और 20 रुपया पर पेज वो चार्जेज लेते हैं एक्स्ट्रा, तो टोटल आपका 300-400 रुपये में काम हो जाता है। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। ज्यादा साइड पे भी माने तो 1000 रुपए के अंदर विल तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। और इसमें क्या लॉयर को शामिल करना चाहिए, और क्या इसे गुप्त भी रखा जा सकता है क्या? क्योंकि परिवार के अंदर कई सारे लोग होते हैं और आप नहीं बताना चाहते कि आपने विल के अंदर किसको कितना हिस्सा दिया है। आप गुप्त भी रख सकते हैं, मर्जी है तो। आपको डिक्लेयर करना तो भी रख सकते हैं, वो डिपेंड ऑन फैमिली टू फैमिली। समझो आपने किसी को ज्यादा दिया है और आप डिक्लेयर कर देंगे तो जिसको कम मिला वो आज ही झगड़ा चालू कर देगा, तो आप गुप्त भी रख सकते हैं। ओरिजिनल आप किधर सोसाइटी सेक्रेटरी या अपने लॉकर में या किधर भी रख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे भी आप रखो, डेथ के बाद मिलना चाहिए।
मेरा अनुभव 50 साल का ये बोलता है कि काफ़ी बार आदमी विल ऐसी जगह रखता है कि घर वालों को मिलती नहीं है, और मिलती है तो 25 साल बाद मिलती है, जब तक उसकी वैल्यू नहीं है, वो सब हार चुके हैं वो टाइम पे। नहीं, तो इसके अंदर ऐसी कोई रिपोजिटरी तौर पे आप रजिस्ट्रार के उधर ही एक सिस्टम है कि वहाँ पे आप डिपॉजिटरी में रख सकते हैं, आपको रसीद दे देगा, और घर वालों को ये मालूम होना चाहिए कि रसीद है और वहाँ जाके लेने का है। और या उसकी 2-4 जेरोक्स कॉपी आप अपने एडवोकेट सीए को दे दो, सोसाइटी के सेक्रेटरी को दे दो, अपने पास रख लो, उनको ये बोल के भी इसको डिस्क्लोज मत करना, मेरे मरने के बाद ही डिस्क्लोज करना, और वो बेसिस पे ओरिजिनल वहाँ से रजिस्ट्रार से डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसको डिक्लेयर करना है तो करे, छुपा के रखना तो रखे, लेकिन छुपाने के बाद भी वो कभी नया विल बना भी सकता है, तो लास्ट विल होगा मरने के पहले का, वो वैलिड रहेगा। यानी अगर आज किसी ने विल बनाई है और 5 साल बाद चीजें बदलती है तो आप विल में बदलाव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो जो पुराने विल में ही बदलाव करने होंगे या फिर नया विल? आप नया भी बना सकते हैं, और पुराने में एक अमेंडमेंट कहते हैं, उसको कहते हैं अमेंडेड विल, मतलब उसके अंदर ही अपन एक राइडर डाल सकते हैं, कोडिसाइल उसको वर्ड यूज करता है लीगल वर्ड में, कि मैं जूनी विल मेरी एज इट इज रहेगी, जो क्लॉज मेरे को चेंज करना, मैं इतना लिखूंगा कि पहले ये क्लॉज लिखा था, अभी ये गिना जाएगा, पहले ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दी थी, अभी वो प्रॉपर्टी मैं बेच चुका हूं, तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, दूसरी प्रॉपर्टी मिलेगी, या ये मकान पहले मेरे पास नहीं था, अभी नया खरीद लिया, ये किसको मिलेगा, तो मैंने उतना कोडिसाइल करके नया पार्ट बना सकता हूं। और कोडिसाइल को मैं रजिस्टर भी कर सकता हूं चाहे तो, और मैं चाहूँ कि रजिस्टर नहीं करना तो भी चल सकता है। पहले मैंने विल रजिस्टर कर दी है, बाद में नहीं की है, तो भी बाद वाली विल मेरी वैलिड रहेगी, लास्ट विल रजिस्टर्ड है कि नहीं वो रिलेवेंट नहीं है। आखिरी जो विल है आपकी वही अंतिम विल मानी जाएगी, और उसी हिसाब से कानून उससे ही मानेगा। सही मानेगा। ठीक है। और एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, नॉमिनेशन और विल के अंदर क्या फर्क है, मतलब किसका वेटेज ज्यादा है? विल का वेटेज ज्यादा है, नॉमिनेशन की एग्जांपल के साथ बताऊं, मेरा मलबार हिल में फ्लैट है, मैं वहां रहता हूं, मैंने सोसाइटी में जाके नॉमिनेशन फाइल कर दिया मेरी वाइफ के नाम पे, और मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे मरने के बाद ये फ्लैट मेरी वाइफ को मिले। अगर मैंने विल नहीं बनाया और खाली नॉमिनेशन फाइल किया है, तो मेरे डेथ के बाद सोसाइटी मेरे वाइफ के नाम पे ट्रांसमिशन कर देगी। डेथ के ऊपर जो आदमी होता है उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, नॉर्मली खरीद बेच करते हैं उसको ट्रांसफर कहते हैं, तो उसके नाम पे हो गया। सी हैव ऑल द राइट, वो बेच भी सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब भी वो बेचेगी, समझो उसको मकान का अजूम करो 6 करोड़ रुपया मिला, तो दो, और मेरा समझो एक बेटा और एक बेटी है, तो वो खाली 2 करोड़ ही रख सकेगी, 2 करोड़ मेरे बेटे को देना पड़ेगा, 2 करोड़ मेरी बेटी को देना पड़ेगा। अगर मैंने खाली नॉमिनेशन किया है तो, क्योंकि अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट तीनों मालिक है, और मेरी मदर अगर जिंदा होगी तो 1.5 करोड़ ही चालों को मिलेगा। लेकिन अगर मैंने विल कर दिया मेरी वाइफ के नाम पे कि मेरी वाइफ के पास मकान रहेगा, और वो अपने हिसाब से जैसा उसका मर्जी हो वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उसके डेथ के बाद, तो मेरी वाइफ को 100% 6 करोड़ पूरा पैसा उसको मिलेगा, मेरा बेटा बेटी मदर को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो विल इज मच सुपीरियर एंड सुप्रीम डॉक्यूमेंट एज कंपेयर टू नॉमिनेशन। नॉमिनेशन, बिल्कुल। और जैसे आपने वाइफ की बात करी, तो क्योंकि हमने देखा है कई सारे जो उद्योगिक घराने होते हैं या व्यापारिक घराने होते हैं, वहां पर बहुत सी चीज जो हस्बैंड है वो बैंक अकाउंट वाइफ के नाम से होता है, घर वाइफ के नाम से होता है, टैक्सेशन पर्पज से भी। तो क्या हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के एक जॉइंट विल बना सकते हैं? जॉइंट विल भी बना सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जॉइंट विल उतनी पॉपुलर नहीं है। जॉइंट विल में ये होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी है, हमने दोनों ने मिलकर विल बनाया, मेरी डेथ के बाद भी प्रॉपर्टी वहीं रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। मेरी वाइफ की भी जब डेथ हो जाएगी उसके बाद दोनों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेरी मेरे विल के हिसाब से होगी, उसका उसके विल के हिसाब से होगी। लेकिन नाउ डेज पॉपुलर विल ये होती है, हस्बैंड अपना विल बनाता है, वाइफ अपना विल बनाती है। हस्बैंड कहता है मेरे मरने के बाद सब कुछ मेरे वाइफ के पास चला जाएगा, वाइफ कहती है उसके डेथ के बाद सब कुछ हस्बैंड के पास चला जाएगा। और हस्बैंड ये भी लगता है कि मेरी वाइफ की डेथ अगर मेरे से पहले हो गई तो उसके बाद तो जाएगा ही नहीं, वो तो रहेगी नहीं उस दिन, तो मेरे बच्चों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, वैसे ही वाइफ करती है। इसको कहते हैं मिरर विल। ना मिरर विल मैंने एक बार बना दिया तो फिर वो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अज्यूम करो कि मैंने दूसरी शादी की, मेरी अपनी ओन प्रॉपर्टी है और मेरी पहली शादी से 2 बच्चे हैं मेरे को। अब दूसरी शादी की, उससे भी समझो 2 बच्चे हो गए, और जिस लड़की से मैंने शादी की उसके 2 बच्चे ऑलरेडी पहले से हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, मैंने विल बनाया, अभी हमारे टोटल 6 बच्चे हो गए, 2 बच्चे उसके पहले से हैं जो मेरे नहीं है, पर मैं विल में उनको दे सकता हूं। 2 बच्चे मेरे पहले शादी से हैं और 2 बच्चे हमारे ये शादी से हो गए। तो मैं ऐसा एक विल बनाता हूं कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है ये 6 बच्चों में डिवाइड हो जाएगी इक्वल। और समझो मेरी डेथ हो गई और मेरी प्रॉपर्टी 6 बच्चों में डिवाइड हो गई। मेरी वाइफ के पास ऑलरेडी पैसा है इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। नाउ मेरी वाइफ भी विल, फिर बाद में मेरी डेथ के बाद में मेरी वाइफ ने अगर आज ऐसी विल बनाई वो भी 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, तो वो विल को चेंज नहीं कर सकेगी, बिकॉज शी इज ऑलरेडी बेनिफिटेड बाय माय विल।
तो कंट्रोल उसका नया विल चेंज नहीं कर सकेगी और उसको इसी तरीके से रखना पड़ेगा कि 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल, तो ये थोड़ा पेचीदगा मामला हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो क्यों गया। आपने कुछ बेनिफिट ले लिया बिल के अंदर और बिकॉज मैंने क्यों ट्रांसफर किया कि उसकी प्रॉपर्टी भी 6 बच्चों को जा रही है तो मेरी प्रॉपर्टी भी 6 को जा रही है, बाद में वो चेंज नहीं कर सकती है। और एक इसमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कभी आप किसी को ज्यादा दे रहे हैं कुछ तो उसमें लिख दो इसने मेरा केयर किया था इसलिए मैं इसको ज्यादा दे रहा हूं। किसको आप कम दे रहे हैं, समझो डॉक्टर को आप कम दे रहे हैं या एक बेटा अमेरिका में रहता है उसको कम दे रहे हैं, तो आप लिखोगे इसमें मैंने ऑलरेडी पहले बहुत खर्चा कर दिया है, मेरी लाइफ टाइम में मैंने इनको बहुत कुछ पैसा दे दिया है शादी के टाइम पे या दूसरे टाइम पे या मकान खरीदने के टाइम पे, इसलिए मैं उनको कम दे रहा हूँ। यानी जो कई बार हमारे परिवारों में देखा जाता है कि जो लड़की है उसको इतना हिस्सा नहीं दिया जाता है बनिस्बत जो लड़कों को दिया जाता है, तो उसमें ये लिख देना ज़्यादा बेटर है। और क्या मौखिक विल भी हो सकती है कि आपने किसी को बताया और आगे वाले ने उसको मौखिक विल एक्चुअली हिंदू में नहीं होती है, हाँ मुस्लिम में होती है। मंडे के टाइम डिक्लेरेशन दे देवे, विल कर देवे खाली मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो हो सकती है। या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या शिप में जो आदमी जाता है सेलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी के जा रहा है, 15 दिन समुद्र में रहने वाला है और समझो शिप डूबने का स्टेज आ गया, या आर्मी का झगड़ा चल रहा है कश्मीर में या चाइना के साथ और आदमी को गोली लग गई मिलिट्री वाले आदमी को या एयरफोर्स या नेवी को और उसका एंड आ रहा है, तो अपने 2 दोस्तों के सामने वो कह देगा कि मेरे मंडे के बाद ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मेरा मकान इसको चला जाएगा, प्रोविडेंट फंड इसको चला जाएगा, ग्रेचुटी उसको चली जाएगी, पेंशन इसको चली जाएगी। और बाद में वो दोनों आदमी जो वो बच गए खुदा न खास्ता, तो वो जाके ब्रिगेडियर के पास में डिक्लेरेशन दे देंगे और वो विल गिनी जाएगी ओरल विल। लेकिन ओरल विल करने के बाद उसकी जेन्युइन विल मिल गई तो ओरल विल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जेन्युइन विल एप्लीकेबल होगी। या उसका गोली लगने के बाद ट्रीटमेंट हुआ और वो जिंदा रह गया तो भी ओरल विल का मीनिंग नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में इस टॉपिक पे आपसे समझना चाहूँगा, विल बनाना आपको लगता है बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में? मेरे हिसाब से जरूरी है कि अपना जन्म हुआ है तो मरना पक्का लिखा है, और अगर आपको चाहिए कि भाई सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी को चैरिटी करने का, एक दोस्त को हेल्प करना है या भाई को हेल्प करना, तो फिर आप नहीं बनाओ तो भी चलेगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बच्चे को ज़्यादा देना है, दूसरे को कम देना है, हैंडीकैप वाले के लिए कोई ट्रस्ट बनाना है, या मेरे ब्रदर को, रिलेटिव को हेल्प करना है, फ्रेंड को हेल्प करना है, तो फिर आपको विल बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज हिंदू सक्सेस नेट के हिसाब से सबको इक्वल मिल जाएगा, सबको बराबर मिल जाएगा। तो काफ़ी बारीकी से विमल पुन्नियान जी ने हमें बताया विल की, वसीयत की क्या इंपॉर्टेंस है और इस पर क्या नज़रिया होना चाहिए और इसका क्या महत्व है आज के वक्त में। अब हम